ऊंटारी बातां। आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और ओम जी भाई रा मोकला राम 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 सा राम 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 ओम जी भाई राम राम। कई बात है। अरे यही एक बात याद आएगी आज हिरजी काका मिलिया। अच्छा। बड़ी हंसी मजाक करी बातें करिया थार मार दो जी शोर हो गयो बे बातें करी ने बे मने याद आई अबार और फिर हंसी आने लगी। देखो उनारी जी की खासियत ही है। हाँ। कि मैं कहीं है कि बातचीत है जी की हंसी मजाक करी तरीके से करे, कोई गंभीर बात भी हुए नहीं। हाँ। तो वह भी हंसी मजाक में ले पड़ा और इन तरीके से वह राखे। हाँ। कि इन जो वो डर होया करे भी बात रो। हाँ। या दुख होया करे वो भी बे खत्म कर देवे, हल्को हो जावे थोड़ा आदमी ने हल्को कर देवे। बिल्कुल सा। और कया करे के हंसी है नहीं और आदमी री जिंदगी में होनी चाहिए, हंसी मजाक चलती रहना चाहिए, खुल हंसना चाहिए। और भी एक विज्ञान है और शरीर स्वास्थ्य सारू भी बहुत उपयोगी है। आप बात से साची कहो कि जे अगर इन जिंदगी माय सु हंसी निकल जावे नहीं। हाँ। तो फिर जिंदगी क्या करें कि नीरस हो जावे। हाँ। कोई रंग ही नहीं हुए फिर। हाँ। देखो हंसी मजाक तो 365 दिन ने भी होनी चाहिए। मन है जो हमेशा गदगद होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। भाव है जिका बिल्कुल अपन सामान्य रखना है। कोई भी परिस्थिति आ जाओ अपन हर परिस्थिति सु लड़ना चाहिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चाहे मौसम हो, चाहे आप कोई भी तरह कोई व्यवहार से आप दुखी हो रहा हो, इन्हें बिल्कुल भूल जाओ सा। सामान्य जितना रहसा आपा तो यहाँ पर स्वास्थ्य है। और अपना जो संस्कृति रे मायने कई तरह ऐसा आयोजन होया करे, एड़ा कार्यक्रम भी होया करे जहाँ ब्याह शादी होया और उन्हें मायने हंसी मजाक रो भी एक छोटो सो अंग होया करे। पर एक बात हूँ थाने गंभीरता और कह दूं, बाकई देखो हंसी मजाक इतनी करनी चाहिए क्यों क्या कह रो के दिल है जो वो नहीं दुखे। हाँ आ बात साची कही थे है नहीं जितनी पच्चे नहीं कह कर बितो खाया करो तो व्यवहार और हंसी मजाक आपाने इतनी करनी चाहिए। हाँ। जो मन है वो दुखी नहीं हुए। हाँ भाई कोई हंसी उड़ावनी नहीं चाहिए। हाँ मान सम्मान सब्र करो और हंसी मजाक करो, इतनी करो कि सबने पच जावे। बातें आज इतनी अच्छी करी हो तो आज आप बताओ इन चौपाल रे माए आप चर्चा किने विषय पर कर सा। हाँ क्या लेन पर लो आप पर्ची देखो कहीं कह रही है पर्ची बदलते जलवायु परिवेश माए ऊंट प्रबंधन सारू आवास व्यवस्था। पर्ची दो तो ले। बदलते जलवायु परिवेश में ऊंट प्रबंधन सारू आवास व्यवस्था। विषय तो सातरो है। तो इन विषय रे सारू सात रे जवाब सारू भी अठे चौपाल में देखो अब पधारिया है डॉक्टर विश्व रंजन उपाध्याय साहब। और आप राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर से पधारे हैं और आप वैज्ञानिक है। आज आप बातचीत कर रहे हैं बदलते जलवायु परिवेश में ऊंट प्रबंधन सारू आवास व्यवस्था। डॉक्टर साहब आप चौपाल में घणो स्वागत है। आप में करा राम राम सा राम राम। तो सा पहलो प्रश्न महाराज का ऊंट पालक भाई है पूछना चाहे है कि बदलते जलवायु में किस्सा कारखाना ऊंट पालक और पोषण में गहरो प्रभाव है। जैसा कि हम आए दिन सुन रहे हैं जलवायु परिवर्तन, इसका सीधा मतलब है धरती के मौसम में लंबे समय तक का बदलाव। इस बदलते जलवायु परिवेश में ऊंट पालन एवं पोषण पर कई कारकों द्वारा गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इसमें से पहले अनियमित मौसमी बदलाव। ऊंट जो मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले जानवर है, इन तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। साथ ही में तापमान परिवर्तन, जब तापमान बहुत बढ़ता जा रहा है या इसमें अनियमित बदलाव हो रहा है तो ऊंट के जो शारीरिक प्रतिक्रिया और प्रतिरक्षण प्रणाली है उसमें अधिक बदलाव हो रहा है, जिसके कारण ऊंट थकान का शिकार हो सकते हैं और यह अन्य शारीरिक गतिविधियों के परिवर्तन को ट्रिगर करता है।
साथ ही में वर्षा के पैटर्न में बदलाव से चारे की उपलब्धता पर असर पड़ता है। यदि वर्षा अनियमित होती है तो चारे की गुणवत्ता और मात्रा में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त तरह तरह भांति भांति के वनस्पतियां जो हमारे रेगिस्तान में पाए जाते हैं, इस परिवर्तन को भी कम कर देते हैं। इनकी टाइप कम हो जाती है, जो ऐसे कठोर स्थानों में ऊंट को सहन शक्ति प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही में जलवायु परिवर्तन के कारण नई बीमारियों का उदय हो सकता है, जो ऊंटों को प्रभावित कर सकती है, जिसमें न कि ऊंटों के बल्कि ऊंट पालकों के लिए भी ये कठिन समय है, क्योंकि इसके लिए उन्हें इलाज करवाना पड़ सकता है। असामयिक वर्षा से कीटों, मक्खियों या नए नए रोगवाहक जैसे टिक्स, माइट्स की वृद्धि होती है, जिससे ऊंटों की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। मैं बोलना चाहता हूं जो एक मुख्य बिंदु है यहाँ के रेगिस्तान के क्षेत्रों में कि जल की उपलब्धता। सूखा और जल संकट ऊंटों के लिए आवश्यक जल स्रोतों को सीमित कर सकता है, जिससे उनकी स्वास्थ्य और जीवन शैली पर असर पड़ता है। तो इन्हीं सारी कारकों को ध्यान में रखते हुए ऊंट प्रबंधन की रणनीतियां को विकसित करना आवश्यक है, ताकि ऊंटों की स्वास्थ्य, उत्पादकता और जीवन शैली सुरक्षित रखी जा सके। बहुत बढ़िया जानकारी दी भाई डॉक्टर साहब। और अब डॉक्टर साहब यहाँ अच्छी तरह से जानकारी देवे नहीं जने दिमाग रे मायने कया करे कि सवाल भी अच्छा आ जाया करे। तो डॉक्टर साहब, इन बदलते पर्यावरण रे कारण राजस्थान और आसपास रा राज्य में ऊंटारी बदलती स्थिति बाबत आप जानकारी दो सा। जैसा कि हम जान रहे हैं कि गत 2-3 दशकों से ऊंटों की संख्या में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके कारण आज इनकी आबादी राजस्थान में करीब 1.5 लाख और पूरे भारत में करीब 2 लाख तक रह गई है। पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में पारंपरिक ऊंट प्रजनन उद्यम वाले और ऊंट पालने वाले परिवारों के लिए यह रोजगार कम लाभकारी स्रोत बनता जा रहा है। और इसमें एक और बात है कि कठिन परिश्रम के कारण यह नई पीढ़ियां के लिए कम आकर्षक दिख रहा है। मैंने और हमारे राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के लोगों ने खुद पाया कि उष्ट्र नस्ल संरक्षण परियोजना के अंतर्गत कि हमारे ऊंट पालकों के बीच जो सबसे बड़ी समस्या है वो चारगाह क्षेत्रों का घेराव होना और सरकार द्वारा नए नए अधिनियम लाना, जिससे वो पारंपरिक तौर पे एक जगह से दूसरे जगह पे, या पहले वो कभी कभी दूसरे राज्य के समीप जैसे मध्य प्रदेश के समीप अच्छे चारे के लिए चले जाते थे, वो अभी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ऊंटों के पोषण में दिक्कत आ रही है। इसीलिए हम यह जानना आवश्यक हो गया है कि क्या प्रदेश में इनके रखरखाव में आ रही विषम परिस्थितियां, जलवायु परिवर्तन जो एक गहरा विषय है, या किसान बंधुओं के गिरता उत्साहवर्धक पर पहल, इस अनूठी, मतलब हम अनूठा इसलिए कहने चाहते हैं कि ये ऊंट में भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं, इससे सर्वोपरि प्राणी का ये सब दमन का कारण बन रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब। और अब आपसे मैं और जानना चाहूँगा कि कुशल आवास और जल प्रबंधन रो ऊंटार पोषण और उत्पादन में महत्व के बारे में आप थोड़ी भाने जानकारी दो। हम जो पहले परिवहन और सामान ढोने के लिए सीमित थे ऊंट, आजकल ऊंट को बहुउद्देशीय पशुधन माना जा रहा है। पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं के तहत ऊंट समान वातावरण और समान संसाधनों में पाले गए अन्य प्रकार के घरेलू जानवरों की तुलना में अधिक दूध का उत्पादन करते हैं। हम सीधे शब्दों में कहें तो गाय और भैंस को अगर यही वातावरण में रखा जाए तो उससे ऊंट हमेशा से ज्यादा दूध उत्पादन कर सकता है, उसमें ये पहले से ही क्षमता विकसित है। इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऊंट कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों, जैसे कि यहाँ का जो पर्यावरण है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में रह सकता है और प्रजनन कर सकता है, जहाँ अन्य जानवरों का अस्तित्व आमतौर पर खतरे में होता है। लेकिन हमें एक और बात ध्यान में रखना चाहिए, क्या केवल उत्तर जीविता भी जरूरी है, या उसके साथ जो हमारे किसान की जरूरत है कुशल उत्पादकता, वो जरूरी है। और ये बात दोनों अलग अलग पहलू है, इसलिए हम आज कुशल उत्पादकता को ध्यान में रखकर बात करेंगे, क्योंकि किसान को तो उसी से फायदा होने वाला है। तो इसलिए हम बोलना चाहेंगे कि मरुस्थल क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए ऊंट की उत्पत्ति कम संसाधन जैसे कि नुकीले, कांटेदार और रेशेदार पेड़ों को खाकर जीवित रहना, या अत्यधिक नमकीन वनस्पतियों में पनपने वाले पेड़ पौधों को खाकर या उसमें सरवाइव करने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह आदर्श रूप से समय की जरूरत को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए हमारे किसान बंधु एवं उत्पादकों को इस जीरो इनपुट वाले कंसेप्ट, मतलब बिना लागत लगाए हुए
दूध का उत्पादन वाले कंसेप्ट से बाहर निकलना होगा। अच्छा। जैसे कि मवेशियों और भैंसों में विभिन्न सुधारात्मक उपायों के आने से दूध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, इससे ऊँटों में भी उचित प्रबंधन की आवश्यकता को देखने की जरूरत है। लगभग आधे ऊँट प्रजनक जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये पूरे वर्ष ऊँटों को या तो जंगल में या किसान के खेतों के आसपास के क्षेत्रों में पालते हैं। बरसात के मौसम में भी ये पहाड़ियों के किनारे या वन में अपने ऊँटों को बाहर ही रखते हैं। पर इन रखरखाव के तरीकों से ये जीवित तो रह सकते हैं, परंतु इनकी उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती। खराब आवास के साथ प्रतिकूल मौसम, क्योंकि जो हमारा विषय है आज मौसमी बदलाव, उसके कारण बहुत तनावीय स्थिति पैदा होती है। मतलब एक तरह का तनाव नहीं, मल्टीपल बहुत तरह के तनाव उसमें आ सकते हैं। ऊँटों के अपनी उपलब्ध ऊर्जा को उसको तनाव को झेलने के लिए खपत करना पड़ता है जी, ताकि अंदरूनी शरीर की निरंतर स्थिति बनी रहे, जिससे उत्पादक क्षमता और प्रजनन प्रदर्शन में काफी गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए एक उपयुक्त और आर्थिक रूप से सस्ती आवास और सशक्त प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता हमें है, ताकि पशु उत्पादकता को बरकरार रखा जा सके, बढ़ाया जा सके, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए रखा जा सके। जी। इसके लिए छाया और पर्याप्त बाड़े में रहने वाले ऊँट में एक ये भी देखा गया है कि उसमें ज्यादा नेचुरल व्यवहार, मतलब सामान्य स्थिति जैसे कि लेटना, जुगाली करना, ये सब पाया गया है। जबकि जब मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव हो, या तो वो बहुत ज्यादा गर्मी हो या नए बच्चों में अगर बहुत ज्यादा ठंड हो, उसमें भी उन्हें तकलीफ होती है और उसके कारण उन्हें खड़े होने में या चलने वाली प्रवृत्ति ज्यादा विकसित होती है, जिसमें क्या होता है कि उसको अपने शरीर की ऊर्जा को खपत करना पड़ता है उस आसान से काम करने के लिए। एक और चीज देखा गया है कि पर्याप्त जगह देने पर इन जानवरों में प्रतिस्पर्धा या आक्रामकता, इन दोनों के बजाय वो संसाधन को साझा कर सकते हैं, मतलब आराम से रह सकते हैं। विशेष रूप से बंद बाड़े और सामाजिक संपर्क की कमी इन जानवरों की स्वास्थ्य को प्रभावित करती पाई गई है। एकल स्टॉल, मतलब आजकल तो अब सेमी इंटेंसिव सिस्टम का प्रचलन होते जा रहा है। इसमें देखा गया है कि अगर नर को अलग करके रखा जाए तो उसमें भी अच्छा व्यवहार नहीं पाया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें एक और हम पंक्ति जोड़ना चाहेंगे जी, कि चारगाह विकास भी इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है। चारगाह में विभिन्न ऊंचाई एवं पौष्टिकता के आधार पर पौधे प्रजातियों का चयन आवश्यक है। सतही वनस्पतियां, जैसे कि जिसको हम घास बोलते हैं, के साथ साथ कांटेदार वृक्षों, बौनी झाड़ियों एवं अन्य सम्मिश्रित पादपों का समुचित समावेश करना जरूरी है। चारगाहों को सुरक्षित एवं इसमें अन्य पशुओं के प्रवेश पर रोक होना चाहिए। इसके अलावा वर्षा आधारित घास के वैज्ञानिक पद्धति से बुआई पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। और अब भूम जी भाई गीत लो सुन लिया के? हाँ बिल्कुल सा, देखो वो क्या भी करें कि ज्ञान रे साथे मनोरंजन है नी, हाँ। उनरो भी अनुपात कहीं है कि वो भी होना चाहिए। तो भैया आबार आप सुनियो ओ एक मीठो मीठो सो गीत लो। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सावल, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। यह केंद्र ऊंटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊंट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊंटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक जरूर सुनें। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बात्या। और आज चौपाल में पधारिया है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु वैज्ञानिक डॉक्टर विश्व रंजन उपाध्याय। और आज आप बातचीत करें बदलते जलवायु परिवेश में ऊंट प्रबंधन सारू आवास व्यवस्था। डॉक्टर साहब, आप वैज्ञानिक हो पशु शरीर क्रिया विज्ञान में, तो इन सारू एक सवाल है कि भाई शरीर क्रिया विज्ञान रे हिसाब से अलग अलग मौसम में ऊंटा पर कई प्रभाव पड़िया करे, इन बाबत आप जानकारी दो सर। जैसे भारत एक ट्रॉपिकल देश है, इसलिए यहाँ सर्दी का जानवरों पर ज्यादा प्रभाव नहीं है, और खासकर जब हम ऊंट की बात करें तो ये प्रभाव निम्न है। तो इसलिए गर्मी का तनाव और सूखा यहाँ का मुख्य विषय है। और यह पाया गया है कोई भी दुधारू मवेशी में या दूसरे भी मवेशियों में गर्मी का तनाव और सूखा
पशुधन उत्पादकता, स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता को बुरी तरह से कम कर देता है। लेकिन ऊंट की अगर बात करें तो ये तनाव का प्रभाव और पानी की कमी का प्रभाव कम है, क्योंकि वो एक सप्ताह भी पानी पिए बिना सरवाइव जीवित रह सकता है। ऊँटों ने गर्मी के तनाव के विरुद्ध और कुशल दूध उत्पादन के लिए अद्वितीय शारीरिक अनुकूलन विकसित किया हुआ है। यह निर्जलन की स्थिति में भी 25% अपना वजन भार गंवाने के बावजूद भी वो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी और उसका भूख भी उसी प्रकार का रहेगा, मतलब भूख भी कम नहीं होगा। इन ऊँटों में ऊँटों के पेट में उपलब्ध छोटे छोटे थैलियां, विशिष्ट गुर्दे, मल मूत्र एवं पसीना द्वारा पानी का न्यूनतम निष्कासन जल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ऊँट के कुबड़ में काफी मात्रा में वसा होती है, जो अकाल के समय में उपचय द्वारा ऊर्जा एवं जल में परिवर्तित हो जाता है। उनके शरीर में छोटे छोटे बाल होते हैं जो ताप संतुलन में, जब भी उष्मय तनाव का स्थिति होता है गर्मी के मौसम में, तो ताप संतुलन में भी सहायक होते हैं। इनके टांगे लंबी होती है और पतली होती है, जिसके कारण शरीर तपती हुई रेत से काफी दूर ऊपर होता है, जिसके कारण जो टकरा कर जो सूर्य की किरणें हैं उसका गर्मी का प्रभाव उन पे कम हो। छाती, कुहनी एवं घुटनों पर मौजूद जो कठोर पैड होते हैं, इनसे वो गर्म बालू से बचते हैं। साथ में उनके रक्त संचरण में भी काफी विशेषताएं हैं। अन्य पशुओं की तुलना में ऊंट कुबड़ को छोड़कर शरीर के सारी जगहों से पसीने के वाष्पीकरण द्वारा ठंडक अनुभव कर सकते हैं। हालांकि इन खूबियों के बावजूद एवं थर्मोन्यूट्रलिटी की उच्च सीमा होने के बाद भी वे गर्मी के तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। ऊंट गर्मी को नियंत्रित करने के लिए हेटेरोथर्मी एक विशेष तंत्र है, उसका उपयोग करते हैं, जिसके कारण उनके शरीर के तापमान में पूरे दिन उतार चढ़ाव होता रहता है। यानी शरीर में पानी कम होने पर ये उतार चढ़ाव तो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बहुत देशों के शोध से और ऑस्ट्रेलिया की संहिता से पता चला है कि ऊंट दिन के दौरान अपने अंदरूनी गर्मी को जमा करते हैं और रात में जब यहाँ का वातावरण में का तापमान कम हो जाता है तो इस गर्मी को छोड़ देते हैं। लेकिन जब दिन का तापमान 40 या 42 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो ये प्रक्रिया करने में उनको भी तनाव होता है और उनको भी पसीना आना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ अन्य मवेशियों से विपरीत ऊंट हांफने के माध्यम से उष्मीय तनाव का निषेचन नहीं कर पाते, बल्कि ऊंट मुख्य रूप से पसीने के माध्यम से ही गर्मी निकालते हैं। जब परिवेश का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ जाता है और सापेक्ष आर्द्रता 20% से कम हो जाती है तो उनके पसीने की दर बहुत बढ़ जाती है। तो एक ही बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जलवायु के प्रति ऐसे जब आर्द्र जलवायु हो तो वो कम अनुकूलित है। क्यों है ऐसा? तो यह आंशिक रूप से कीचड़ युक्त मिट्टी पर काम करने के लिए कम दक्षता और काटने वाली मक्खियों के खिलाफ कोई उचित रक्षात्मक तंत्र नहीं होने के कारण है। अच्छा, अंततः यह इनके समुचित व्यवहार को समय पर खासकर बदलते मौसम में निगरानी करते रहना चाहिए ताकि उचित प्रबंधन किया जा सके। एक और बात हमेशा हम किसान भाइयों को बोलना चाहेंगे कि विपरीत व्यवहार को लाभप्रद आंकना चाहिए, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन अक्सर शुरुआती संकेत होते हैं जिन्हें खराब रहने की स्थिति का संकेत देने के लिए पता लगाया जा सकता है। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब। अब मैं आपसे जानना चाहवा कि इन बदलते जलवायु रे समय किसान और ऊंट पालका रे लाभ रे हिसाब से ऊँटा री खातिर लाभकारी आवास प्रणाली रे बाबत अब थोड़ी भाने जानकारी दो सा। हमारे ऊँटों में छाया में रहने की प्रेरणा इतनी प्रबल होती है कि वो छोटे छायेदार बाड़ों में ये जानवर अक्सर अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली परिस्थितियों में भी रह लेते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि छाया घरेलू पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादन पर किसी भी वातावरण के तनाव के हानिकारक प्रभाव को रोकता है। इसी प्रकार कुशल वेंटिलेशन और सीधा सूरज की किरणों से भी सुरक्षा आवश्यक है। फलस्वरूप बाड़ों का निर्माण स्थानीय रूप से उपलब्ध पर्यावरण अनुकूल कृषि सामग्री का उपयोग करके किया जाना चाहिए। जैसे आश्रय की छत खीप के पौधे से बनाई जानी चाहिए, घेरा को बांस बल्ली आदि से बनाया जाना चाहिए और आश्रय जो भी छोटे किसान संभव है वो बना सकते हैं, उसके चारों तरफ कीकर के पौधे से छायांकन करना चाहिए। बाड़ों के अंदर या पेड़ की छाया के नीचे मिट्टी से लिपी हुई कच्ची नाद भी स्थापित
स्थापित करनी चाहिए ताकि रोजाना उन्हें पीने का पानी मिल सके। गर्मी के साथ साथ उमस भी उनके लिए तनाव पैदा करता है। सिर्फ बरसात के दौरान का उमस ही नहीं बल्कि इस दौरान पनपने वाले कई बीमारियां भी इस तनाव के लिए जिम्मेदार है। इसलिए बारिश से पहले ऊंट पालकों को जो किसी एक निश्चित जगह पर या बाड़े में अपने ऊँटों को रखते हैं उसकी अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए, उन ऊँटों को टीके लगाने चाहिए और पर्याप्त मात्रा में सूखे भोजन का इंतजाम करना चाहिए। बिल्कुल सा। और इन शीत ऋतु रे मायने बाड़े प्रबंध करती वेला थोड़ा और ध्यान रखना कि सीधी ठंडी ठंडी हवा है बा पुष्पा तक नहीं पुगे, वास्ते कोई तिरपाल है या बोरी है लगा देनी चाहिए ताकि ठंडी ठंडी हवा पुष्पा ने नहीं लगे। क्यों ओम जी भाई? एकदम साची बात कही थे ओम जी भाई। डॉक्टर साहब, जलवायु परिवर्तन और मशीनीकरण रे इन युग में ऊंट किन बात एक आदर्श पशु साबित हो सके, इन बाबत आप जानकारी दो सा। सही कहा आपने। हमने बहुत विषम परिस्थितियों की चर्चा कर ली, लेकिन इन निराशाओं के साथ कुछ आशाएं भी उजागर हो रही है। जैसे कृषि कार्यों के अतिरिक्त ऊंट आज भी राजस्थान के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आजीविका एक प्रमुख साधन है। जलवायु परिवर्तन और मशीनीकरण के तेजी से बढ़ते दौर में ऊंट को एक आदर्श पशु के रूप में देखा जा सकता है। इसके कई कारण हैं, जैसे जलवायु अनुकूलन क्षमता इनमें कोई भी अन्य दुधारू पशुओं या अन्य मवेशियों की तुलना में बहुत ज्यादा है। ऊंट अत्यधिक गर्मी में भी आसानी से जीवित रह सकते हैं। ऊंट लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं, जिसमें वे सूखे क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए उपयुक्त हैं। कई कम संसाधनों में ये उच्च उत्पादकता दे सकते हैं। ऊंट पानी के कमी में भी जीवित रह सकते हैं। वे कम भोजन में भी पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे संसाधन की संरक्षण होता है। मतलब कम संसाधन जो हमारे राजस्थान में क्षेत्रों के लिए जाना जाता है, वहां भी ये अपना वो कम ऊर्जा में जीवन यापन कर सकते हैं। साथ ही जैसे पर्यावरण में स्थिरता ये प्रदान करते हैं। आजकल का समय बदलता जा रहा है, मशीनीकरण आ रहा है, पर हमें पर्यावरण के बारे में भी साथ ही साथ सोचना चाहिए। इसके लिए ऊंट एक सबसे क्या बोले है तो एक विशिष्ट पशु है। ऊंटों का उपयोग करने से पारंपरिक कृषि और मशीनरी के मुकाबले कम पर्यावरणीय दबाव पड़ता है। इसके साथ मृदा का संरक्षण होता है, क्योंकि ऊंटों को चलने पर जमीन में कम क्षति पहुंचती है। अगर हम बाकी भी मशीन जो बड़े बड़े ट्रैक्टर या जो भी आ रहे हैं रेगिस्तान में आजकल हो रहे हैं, उसके तुलना में ये मृदा संरक्षण के लिए भी एक उपयोगी पहल है। साथ ही पहले से हम लोग जान रहे हैं कि परिवहन में इनका उपयोग होता आ रहा है, जो अब घट रहा है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इनका उपयोग से ऊर्जा की बचत होती है। तो हम इसको भी जो भी गहन क्षेत्र वाले जगह है उनमें इनका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही हम ये अंतिम बोलना चाहूंगा कि मानव स्वास्थ्य लाभ के परिप्रेक्ष्य में ऊँटनी का दूध में भी बहुत सारे भरपूर पोषक तत्व उपलब्ध है। इसके अलावा अभी नई विकसित हो रही है चीजें, जैसे ऊँट का दौड़, ऊँट से नृत्य, ऊँट सवारी, ये सब भी और अनगिनत आकर्षक उत्पाद इस शहरीकरण, मशीनीकरण तथा बदलती मानव जीवन शैली के दौर में इनकी उपयोगिता को बरकरार रखने में सक्षम दिख रहा है। अतः ऊँटों को अत्यधिक गर्मी या कोई भी मौसमी तनाव और सूखे से निपटने की क्षमता को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनने के एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुत बढ़िया जानकारी दी सा। और ओम जी भाई एक बात बताऊं, ऊँटारी बातें कार्यक्रम में माए देखो नित्य नवी जानकारी आपने मिले, और इन कार्यक्रम के माध्यम से आप जगह श्रोता सुन रहा है रेडियो के माध्यम से, तो देखो लाभ भी मिले, बिल्कुल मिले, और अपन कागजिया भी लिखे ठा लागे कि वो कार्यक्रम बिहार वास्ते बहुत ही उपयोगी है। तो भैया इन तरह इन कार्यक्रम ने सुनता रहो। और अब देखो वक्त भी हो गया है। हाँ भाई, वक्त तो आ घड़ी तो हमेशा अपन इशारा करती ही रहे। बिल्कुल सा। तो साहब भैया आज चौपाल में जानकारी देवन सर पधारिया हा राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वरंजन उपाध्याय। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारिया, मैंने इतनी अच्छी और बढ़िया जानकारी दी, इन सारू मैं आपने देवा धन्यवाद और करा राम राम सा। राम राम सा। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा री। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आलिया दिराव सा मोकड़ा मोकड़ा राम राम सा।